अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ें। लिस्ट एक बना रहे थे और वो खर्चे जो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाने, और लास्ट उसमें क्या लिखा था? हाँ, एबनॉर्मल कॉस्ट। ठीक है। अब अच्छा, जितनी ईंटें खरीदी थी तो उनमें से कुछ टूट गई, नेचुरल सी बात है, कुछ टूटी जानी थी। तो वो जो टूटी हुई थी उनको कहीं किसी को बेच भी दिया, तो ये सेल ऑफ सैंपल्स है? नहीं। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान जो सीमेंट, जो इस तरह सरिया जो भी था, उसमें से कुछ बचा हुआ वापस कर दिया सप्लायर्स को, या कुछ कबाड़ था जो स्क्रैप बेच दिया, तो उसका क्या करें? उसको सेल्स कह दें? फिर इग्नोर कर दें? जैसे खरीदा हुआ बचा हुआ सामान वापस कर देंगे तो उसको अदर इनकम बना लेंगे क्या? एक्सपेंस ही रिवर्स करेंगे ना। तो इसी तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन के दौरान ईंटें आई थी, उनमें से कुछ टूटी हुई बेच दी किसी को, तो इसी में ही नेट है। यानी ये इतनी कॉमन सी बात है कि इसको कह के लिखवाने की भी जरूरत नहीं है। जो खर्चा किया है, अगर उसमें से कुछ बचे कुचे की रिकवरी हो रही है तो वो उस खर्चे में से माइनस होता है। ठीक है, ये कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि तो बड़ी बहुत बेसिक सी बात है। अब इसको चेंज करके बताने लगा। कंस्ट्रक्शन हो रही थी और अभी बहुत सारी बिल्डिंग बननी थी, तो कुछ नहीं, काफी सारी जमीन खाली है। तो अब जब काफी सारी जमीन खाली है तो इर्द गिर्द के फैक्ट्रीज में वर्कर्स की छुट्टी भी होगी, चलो समोसों की रेडी लगा लेते हैं अंदर। तो अब वो जो समोसे बेचेंगे तो वो बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस कर दें? नहीं। क्यों? वो एक अलग चीज है। अच्छा, अगर समोसे बेचना अलग बिजनेस लग रहा है तो चलो मिसाल बदल लेते हैं। बहुत सारी खाली जगह थी तो इर्द गिर्द की फैक्ट्रीज को कार पार्किंग की जगह दे दी किराए पे, वहां से किराया कमाना शुरू कर दिया। अब इसको बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस कर लें? क्यों? क्यों? तो वो जो कबाड़ बेच रहे थे वो क्यों लेस करें? वो उसी सीमेंट बजरी के खर्चे में से कुछ बचा हुआ वापस कर दिया, तो वो तो नेट करना ठीक है। ये तो बिजनेस को जहां मौका मिला और उसने उस मौके से कुछ कमा लिया, इंसिडेंटल इनकम्स कह देते हैं, इनको नहीं लेस कर देना। फॉर एग्जांपल कार पार्क की इनकम, इसको लेस नहीं कर देना, क्योंकि ये उस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज ही नहीं है। ये तो मौका मिला था तो उन्होंने मौका मिला के कमा लिया कुछ, तो ये अदर इनकम है, इसको नहीं लेस कर देना बिल्डिंग की कॉस्ट से। और इस लिस्ट में लास्ट चीज एक मिसाल से बताता हूं। ये कार पार्किंग इनकम ओके ना? चलिए अब लास्ट पॉइंट में बता रहा हूं एक मिसाल से। एक कंपनी के बहुत सारे डिवीजन थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज थी कह लें, तो इसी कंपनी की एक फैक्ट्री एक्स थी और इसी की ही एक फैक्ट्री वाई में प्लांट लग रहा था, इंस्टॉल हो रहा था। प्लांट की इंस्टॉलेशन में कुछ पार्ट्स चाहिए थे, वो पार्ट्स खरीद के इसमें लगाएंगे तो वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होंगे कि नहीं? कुछ पार्ट्स चाहिए, वो पार्ट्स लगाएंगे इंस्टॉलेशन में तो वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होंगे या नहीं होंगे? फैक्ट्री एक्स वालों ने कहा कि हमारे पास ना ये वाले पार्ट्स कुछ स्पेयर पड़े हुए हैं, और वो पार्ट्स हमने किसी दौर में 1.2 के खरीदे थे, 12 लाख के, तो चले ये हम आपको दे देते हैं। इन्होंने कहा अच्छा शुक्रिया। अभी शुक्रिया किस बात का? 18 लाख रुपए दो में। तो इसने ये पार्ट्स इसको 18 लाख के बेच दिए। अच्छा, ये एक कंपनी की बात हो रही है, ये उस कंपनी ही के मुख्तलिफ डिवीजन है। अब इस फैक्ट्री वाई में लगने वाले प्लांट में जो पार्ट्स लग रहे हैं, प्लांट की कॉस्ट में 1.8 मिलियन ऐड होगा कि 1.2? 1 खर्च कर चुके हैं 1.2 से। हाँ हाँ ठीक है, तो 1.2 के 1.8 0.6। अच्छा हाँ जी 1.8। अच्छा, जिनको लगता है 1.8 तो क्यों? किसी को नहीं लगता? नहीं, 1.8 किसी को नहीं लगता? थोड़ा थोड़ा लगता होगा, लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि ये 1.8 ही इन लोगों को पे कर रहे हैं, लेकिन आईएएस जो होता है ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में नहीं लगता है, वो तो पूरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लगता है। तो इस कंपनी को ये पार्ट्स 18 लाख के कॉस्ट कर रहे हैं, नहीं 12 के कॉस्ट कर रहे हैं। इसने अगर इसको 18 लाख दिए भी हैं तो वो एक कंपनी के अंदर एक जेब से निकल के दूसरी जेब में चलेंगे, तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से तो 18 लाख है ही कुछ नहीं। तो ये जो बीच में इन्होंने 6 लाख का प्रॉफिट रखा है ना, इसको कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। तो इनके आपस की लेन देन में हो सकता है 18 लाख हो जाए तय, लेकिन हमारे स्कोप में ना ये डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स नहीं है, हमने पूरी कंपनी के हिसाब से देखना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से 18 लाख कुछ है ही नहीं। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का प्लांट में लगने वाले कंपनी के पार्ट्स कितने के? 12 लाख के। तो इस 6 लाख को इधर शामिल नहीं करना। हो सकता है आपको सवाल में लिखा मिले एक लिस्ट के अंदर 18 लाख और कहा हो कि इसके अंदर 6 लाख शामिल है,
जो एक डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट कमा के इसको दिया था, तो निकाल के बाकी 12 लाख को हम शामिल करेंगे, तो इसको कहते हैं इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। तो ये इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आप अंग्रेजी जरूर लिखें, लेकिन साथ वो मिसाल नोट करके और अपने अल्फाज में कुछ लिख भी लेना। अच्छा, ये पॉइंट मैंने भी लिखवाया था और सिलसिला बीच में मुनक़ता हो गया था, दोबारा बता देता हूं। एक कंपनी के एक से ज्यादा डिवीजन हैं, एक डिवीजन में, सबसे बात कर रहा हूं सारे, एक डिवीजन में प्लांट लग रहा है, इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन में इंस्टॉलेशन में खर्चा होगा वो प्लांट की कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। अगर ये पार्ट्स कुछ होंगे, कोई फिल्टर चाहिए होंगे, हो सकता है कोई पार्ट्स चाहिए होंगे, तो ये पार्ट्स बाहर से भी खरीद सकते थे। इन्हीं कंपनी ए के ही एक और फैक्ट्री के पास ये पार्ट्स फ्री पड़े हुए, फ्री मतलब मुफ्त नहीं, आजाद स्पेयर पड़े हुए थे, इनके पास स्पेयर पड़े हुए थे। मैनेजमेंट ने फैसला किया कि यहां से वो पार्ट्स यहां शिफ्ट कर देते हैं। इनके मैनेजर ने एतराज किया, जी हम तो पैसे लेंगे इसके बगैर नहीं, तो यहां से पैसे 18 लाख रुपए इनको शिफ्ट हुए और ये पार्ट्स इन्होंने यहां भेज दिए। अब अगर इन दोनों फैक्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इन्होंने 12 लाख की खरीदी हुई कभी चीज 1.8 की इनको दे दी और इन्होंने पैसे इनको भेजे, लेकिन क्या ओवरऑल कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 18 लाख की कोई ट्रांजैक्शन हुई? नहीं, ये तो ऐसे ही है कि पैसे इस जेब से निकाल के इस जेब में रख लेंगे। तो इस कंपनी ने लगाना है IS 16, इन्होंने IS 16 नहीं लगाना। तो इस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्लांट में पार्ट्स लग रहे हैं वो कंपनी को 1.2 कॉस्ट किए हुए कि 1.8? 1.2 कॉस्ट किए ना कंपनी को, तो इसलिए प्लांट की कॉस्ट में 1.2 आएगा, 1.8 नहीं। क्यों? क्योंकि 1.8 में 6 लाख ऐसा शामिल है जो कॉस्ट ऑफ प्लांट में नहीं होना चाहिए शामिल, उसको इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कह रहा हूं मैं। अभी भी नहीं समझ आया ना? शक्ल से लग रहा नहीं आया जी। नहीं, इन्होंने जब ये पार्ट्स खरीदे होंगे ना, तो वो पार्ट्स इन्होंने प्लांट में नहीं लगा दिए थे, इनके पास स्टोर में पड़े होंगे, हो सकता है इन्होंने स्टोर्स एंड स्पेयर्स नामी अकाउंट डेबिट किया। तो अब जब वो वहां से यहां शिफ्ट होंगे तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से एक एंट्री हो जाएगी, स्टोर्स एंड स्पेयर्स क्रेडिट प्लांट डेबिट। पहले वो प्लांट में नहीं लगे हुए थे, फारिग पड़े हुए थे। और इस लिस्ट में से बताएं को खर्चा और पूछना है तो चलें, ये लिस्ट पूरी हो गई। अब इस लिस्ट के बाद एक नोट लिख लें। ये लिस्ट में आपको सारी बता रहा था कि जो एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जिसको हम अपनी बुक्स में एसेट मान रहे हैं, तो इनिशियली किस अमाउंट पे मानेंगे? कॉस्ट पे। कॉस्ट क्या होगी? वर्किंग कंडीशन में लाने तक का सारा खर्चा। अब वो क्या क्या होगा उसके लिए आपको लिस्ट लिखवा दी, किनको शामिल करना है किनको नहीं करना है बता दिया। कॉन्सेप्ट मेन क्या था कि वर्किंग कंडीशन लाने तक जो जरूरी खर्चा होगा वो ऐड होगा। मिसालों के लिए लिस्ट बना के दे दी। अब ये लिस्ट पूरी कर दी मैंने, उसके नीचे एक पॉइंट लिख लें, पहले समझ लें। एक सप्लायर से प्लांट खरीदा और सप्लायर ने कहा कि ये प्लांट ना, ये तो 20 मिलियन का है, सबको हम इतने का बेचते हैं। ये उसकी प्राइस सप्लायर ने हमें बताई। हमने कहा कि भाई पैसे नहीं है तो साल बाद दे दे पैसे। उसने कहा कोई मसला नहीं शहजादी, तेरा अपना बिजनेस है, बस देने तुमने 24 मिलियन है। तो अब ये हमसे 24 मिलियन क्यों ले रहा है? वो तो 20 मिलियन था, क्योंकि हम उससे एक एडिशनल टाइम ले रहे हैं। तो ऑफिशियली हमें ये प्लांट कितने का मिल रहा है? 24। लेकिन ये 24 सिर्फ प्लांट की कीमत नहीं है, इसमें 4 मिलियन इस एडिशनल टाइम की कीमत है। और अकाउंटिंग की जबान में जो टाइम की कीमत होती है उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब इसमें लिखें अंग्रेजी, लिस्ट खत्म, बस लिस्ट के नीचे एक नोट लिख लें। इफ पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस, इफ पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस, इफ पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज डेफर्ड, डेफर्ड यानी इसको डिले करना, इज डेफर्ड बियॉन्ड, डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स। इसका मतलब होता है जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन चल रही है उनसे ज्यादा उधार किया है, नॉर्मल से ज्यादा, बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स, एंड अ हायर प्राइस इज चार्ज, एंड अ हायर प्राइस इज चार्ज। अंग्रेजी रिपीट कर रहा हूं, इफ पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इज डेफर्ड बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स एंड अ हायर प्राइस इज चार्ज, देन हम इस मिसाल में प्लांट की कॉस्ट में कितना शामिल करेंगे? 20। और ये जो एडिशनल चार्ज है ये इंटरेस्ट कहलाएगा। बजाय यहाँ कोई लोन तो नहीं लिया हमने, तो जहां टाइम की कीमत लगती है ना वो अकाउंटिंग में वो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। तो देन के बाद लिखें, देन द कैश इक्विवेलेंट प्राइस, कैश इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट, देन कैश इक्विवेलेंट प्राइस। कैश इक्विवेलेंट प्राइस का मतलब होता है कि अगर ये इतना उधार ना करते और अभी पैसे देते तो कितने पैसे देते इस मिसाल में? 20। तो ये कैश इक्विवेलेंट प्राइस इस मिसाल में 20 को कह रहे हैं। देन कैश इक्विवेलेंट प्राइस
will be included in cost of asset, will be included in cost of asset, and the excess amount, यानी इस मिसाल में किसकी बात हो रही है, 4 मिलियन की, and the excess amount will be recognized as interest over the period. 1.5 किधर है, अच्छा 1 ईयर लिखा, हाँ हाँ, नहीं ये जो 24 है ना, ये ऐसा नहीं है कि बेचने वाले ने ये सोचा कि 1 साल बाद कितने का होगा, ये जरूरी नहीं है। इस बेचने वाले ने अपने हिसाब से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसमें डाली है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो आप बड़े होंगे तो थोड़ा बहुत FR2 में, थोड़ा सा MFA में, ज्यादा सारा BFD में चलता रहेगा आस्ता आस्ता पता। यानी इसने खुद से ना इस 1 साल के लिए खुद से कुछ 4 मिलियन ऐड किए, तब की मार्केट वैल्यू नहीं सोची। क्या लिखा, रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरेस्ट ओवर द पीरियड, बस ठीक है। इसमें इस मिसाल को लिखना है तो लिख लें। ठीक है जी, नोटेड मिसाल। अच्छा, अब एक आसान सा प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर डेप्शन पे चलेंगे। आप बुक्स तो ले ही चुके होंगे जी, पिछली वाली एग्जांपल भी 6 लाख कहां से आएगा, क्या मतलब कहां से आएगा? अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ना, वो पूरे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो इस फैक्ट्री से 18 लाख चल के उस फैक्ट्री में चला गया, तो कंपनी क्या अकाउंटिंग करे इसकी? जी जी ऐसे ही है। 6 लाख हवाई है ना, वो हुआ ही कुछ नहीं कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से 6 लाख कुछ है ही नहीं, कुछ होगा तो एंट्री करेंगे ना, कुछ ट्रांजेक्शन होगी तो एंट्री करेंगे। कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ये 6 लाख कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज। किताब में पहुंच जाए कहीं ना कहीं किताब तक, जिनके पास नहीं है वो हमसायों की मदद ले लें। इसमें प्रोबेबली पेज 35 होगा, पेज 35। 12th एडिशन है तो भी, 11th एडिशन है तो भी शायद पेज 35 ही होगा। एक अमार के नाम का सवाल होगा, मिल गया? अच्छा इसका मतलब नहीं, मुझे पेज याद है, सुबह वाली क्लास में देख लिया था। पेज 35 पे अमार के नाम का सवाल है। जिनके पास नहीं है वो सवाल के साथ सेल्फियां ले लें, लेकिन पहुंच जाए सवालों तक। है जी, मेरी मैं खाते में करता हूं, सवाल पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे, सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। सवाल तक पहुंच गए तो पढ़ लें। आवाज कम करनी है, वो करंट तक आवाज नहीं पहुंचती, ज्यादा ऊंची आवाज आ रही है, ज्यादा समझ आने लग गया। चाहे वहां से कम करूं चाहे यहां से कम करूं, आवाज तो आवाज ही है ना। श्याम एंड तक आवाज आ रही क्लियर? अभी भी मसला है? ठीक है ना?
आपकी फारिग शक्लों से लग रहा है कि सवाल पढ़ के फारिग हो गए आप। चले पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट में पहला पॉइंट कॉस्ट ऑफ प्लांट। ये स्प्रिंग 13 का सवाल था, कॉस्ट ऑफ प्लांट। तो प्लांट की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो इतने सारे खर्चे दिए हैं, यानी सबको ऐड करना है। तो अब उस लिस्ट को बनाने के लिए ना, और ये FAR 1 में आपको मल्टीपल टॉपिक्स में चीज बार बार रियलाइज होगी कि स्टूडेंट की मर्जी है, चाहे वो आंसर रुपीज में लिखे, चाहे रुपीज इन 1000 कर ले, चाहे रुपीज इन मिलियन कर ले, चाहे रुपीज चाहे 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 रुपीज इन मिलियन। तो मैं रुपीज इन मिलियन कर लेता हूं। सबसे पहले खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्लांट बनाने लगे ना, कैसे बनाएं, क्या करें, सारे खर्चों को ऐड कर लें। तो सबसे पहले परचेज है, कितने का परचेज किया था, 250 का, 250। कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है। आगे LC चार्जेस, तो ये करने चाहिए ऐड, बिल्कुल करने चाहिए ऐड। कितने, 1। आगे इंपोर्ट ड्यूटी, ये तो लिखा नहीं साथ के रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल, तो बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल है, इसलिए कर देंगे ऐड 25। आगे सेल्स टैक्स है, लेकिन सेल्स टैक्स के साथ लिखा हुआ है कि ये रिकवरेबल है। रिकवरेबल, एडजस्टेबल, रिफंडेबल एक ही बात है, तो ये ऐड नहीं करना। आगे क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कर दे, जी बिल्कुल कर ले ऐड जी 5। आगे साइड प्रिपरेशन, अच्छा साइड प्रिपरेशन के आगे उन्होंने ब्रेकअप दिया हुआ है, वरना अगर जस्ट साइड प्रिपरेशन की अमाउंट दी होती तो जरूर ऐड करते। ब्रेकअप दिया हुआ है, क्या क्या है, कंसल्टेंट के पैसे हैं, कोई कंसल्टेंट के चार्जेस हैं कितने, 2 मिलियन। आगे सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क है कितना, 3 मिलियन। लेकिन इसी के आगे लिखा हुआ है कि अबव इंक्लूड्स, ये जो ऊपर लिखा है इसमें शामिल है क्या, 0.8 मिलियन वो खर्चा हुआ था जो हमारी नाअहली की वजह से हुआ था, तो एबनॉर्मल है ना, तो इसको 0.8 को ऐड ना करूं, यानी इग्नोर कर दूं, ऐड ना करूं, क्योंकि 3 मिलियन में एडेड है तो उसमें से माइनस कर देंगे। ये 0.8 मिलियन एबनॉर्मल है ना, तो 3 में एडेड है तो हम माइनस कर देते हैं 2.2। ये 0.8 वाली बात आई समझ, जाग रहे हैं ना, 0.8 वाली बात, ओके। आगे इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन, ये टेस्ट रन जो है ना, ये टेस्टिंग कॉस्ट को ही कहते हैं। तो इस पे कितना खर्चा आया, 6 मिलियन। और इसके नतीजे में जो सैंपल बने वो कितने के बिके, तो इसमें से माइनस कर दूं, नहीं करना माइनस, तो ये 6 ही आएगा। अच्छा कुछ अगर कहीं किसी पुरानी किताब में कोई पुराना सवाल किसी के पास हो ना, तो उसमें माइनस होता था पहले, ये बाद में IAS में चेंजेस हुई थी, इसलिए नहीं करना माइनस। क्या जी, हाँ वो अपडेट होनी है अभी, इसलिए इसके आंसर में पीछे माइनस किया हुआ वो सही नहीं है। आगे इंस्टॉलेशन से आगे चलें। अच्छा अब यहां तक पहुंच जाए, ये पॉइंट जरा थोड़ा ज्यादा समझाने वाला है, यहां तक पहले पहुंच जाए जो स्लो स्लो आ रहे हैं, यहां तक पहुंचे फिर ये पॉइंट समझाता हूं। हाँ जी पॉइंट 3 तक पहुंच गए।
0.3 तक कोई अंग्रेजी में कोई मसला, कोई सेंटेंस ना समझ आ रहा हो, पूछना है तो पूछिए। 0.3 तक ओके। 0.4 फैक्ट्री में जो जनरल खर्चे हैं, इससे मुराद ये है कि अगर फैक्ट्री में और भी सारे काम चल रहे हैं तो एक प्लांट, चले ये कॉलेज की मिसाल देता हूं, फैक्ट्री तो नहीं है लेकिन एक मिसाल देता हूं कि अगर रूम नंबर 5 में एसी इंस्टॉल हो रहे हैं तो ये जो अभी इस क्लास के अंदर लाइट ऑन है, बिजली ऑन है, ये सारा खर्चा भी उस एसी की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो तो एक कोने में जाके एक रूम में इंस्टॉल हो रहा है, बाकी सारे काम तो अपनी जगह चल रहे हैं। तो इसलिए फैक्ट्री में जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हो रहे होते हैं वो नहीं प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर देते। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कुछ और। यहां यह कहा हुआ है कि जिस दौरान, अच्छा कमर्शियल प्रोडक्शन लिखा है ना शुरू में, इसका मतलब होता है कि जब प्लांट को कर लिया मुकम्मल और फिर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो उस इस्तेमाल करने को कमर्शियल प्रोडक्शन कहते हैं। तो जिस दौरान ये इंस्टॉलेशन हो रही थी, कितने महीने लगे? ये कहां लिखा? इसे पिछले में लिखा हुआ था। तो इन 3 महीनों के दौरान जो फैक्ट्री के बाकी खर्चे हुआ करते थे हर महीने, इन 3 महीनों में 1 मिलियन ज्यादा हुए। तो क्या, क्यों? अच्छा चले, नहीं समझ आई होगी, फिर समझाता हूं। अगर किसी महीने में घर में कोई फंक्शन था तो मेहमान थे, उस महीनों में कोई शादी ब्याह का फंक्शन था तो दूसरे शहरों से मेहमान आए हुए थे, तो जो नॉर्मली सब महीनों में बिजली का बिल होता था उस महीने में ज्यादा आएगा। अब वो जो ज्यादा आएगा, अगर घर वाले वैसे देखना चाहें कि इस फंक्शन पे हमारे क्या क्या खर्चे हुए, तो बिजली का बिल कैसे असेस कर सकते हैं? जो जितना एक्स्ट्रा है, आराम से, जो जितना एक्स्ट्रा आया है वो हो सकता है इसी वजह से ही आया हो, कंफर्म है उसी वजह से आया हो। कंफर्म, क्या पता बच्चा पेपर की तैयारी करता हो, उसने कहा ये लाइट चली जाती है तो उन्होंने जनरेटर लाके स्पेशली उसके लिए रख दिया, उस महीने वो बहुत ज्यादा पैसे वो चार्ज होता रहता हो, फिर बिजली का बिल ज्यादा आ गया, तो वो भी उसी फंक्शन की वजह से। तो जो फैक्ट्री में जनरल खर्चे होते थे इन 3 महीनों में 1 मिलियन हुए ज्यादा। अब इसमें ना, चूंकि यह भी अज्यूम किया जा सकता है कि ये 1 मिलियन प्लांट की वजह से ही हुए होंगे, यह भी अज्यूम किया जा सकता है कि नहीं कोई और वजह हो सकती है। तो इस तरह के जुमलों में अल्टरनेटिव आंसर बिल्कुल होते हैं एक्सेप्ट। तो जिसको दिल कर रहा है कि इसको शामिल करना है वो शामिल करे और सॉल्यूशन के एंड पे एक नोट लिखे, वो भी बताता हूं। और जिसको लग रहा है शामिल नहीं करना ना करे, वो भी सॉल्यूशन के एंड पे एक नोट लिखे। अच्छा, आप पीआरसी का स्टूडेंट नहीं है, लिखना होता है, अब सिर्फ क्लिक क्लिक नहीं करना होता, अब ये सारा कुछ सॉल्व करना होता है। तो जिनको लगता है इसमें शामिल होना चाहिए वो एक नोट लिखेंगे कि चूंकि इंस्टॉलेशन पीरियड में ही वो 1 मिलियन एडिशनल हुए, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो 1 मिलियन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू प्लांट थे, ऐड कर दें। और जिनको लगता नहीं होने चाहिए तो वो लिखे कि बेशक उन 3 महीनों में हुए हैं लेकिन चूंकि जनरल हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। तो जिन्होंने एट्रीब्यूटेबल कहना है वो कह के नोट लिख के यहां शामिल कर लें, और जिन्होंने कहना है कि नहीं तो वो लिख लें एट्रीब्यूटेबल नहीं थे। दोनों को सही माना जाना चाहिए। तो मेरा भी मूड नहीं है, मैं नहीं कर रहा यहां ऐड। बाकी जिसने जैसे करना है नोट लिखना पड़ेगा। क्या बहुत हो जाएगी? तो कंप्यूटर ने थोड़ी पेपर चेक करने, इंसानों ने करने ना, तो दोनों अल्टरनेटिव ठीक है। अच्छा, FR 1 में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सवाल में इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से ना स्टूडेंट्स अगर डिफरेंट अज्यूम करके सॉल्व करें तो तीनों बातें सही मानी जाती हैं। 0.4 बता दिया मैंने। अगर वो जो जनरल एक्स्ट्रा 1 मिलियन है, अगर उसको इस लिस्ट में लिखना है ना, तो ये सॉल्यूशन खत्म होने के नीचे एक नोट लिखेंगे कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो हैं तो बेशक जनरल, लेकिन चूंकि इंस्टॉलेशन के दौरान हुए हैं तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्लांट है, इसलिए ऐड कर रहे हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, जो मैंने कॉस्ट की हेडिंग देके सबसे पहली लाइन लिखी थी, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, हाँ एक जैसे ही है। चले ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट। मैनेजर की सैलरी करनी, ऐड की नहीं करनी? करनी नहीं, क्यों नहीं? अच्छा 30% करेंगे, चलें कैलकुलेट करके मैं लिख दूं पहले फिर करता हूं बात। कितनी सैलरी है इसकी? 250,000।
पर मंथ, और टोटल इंस्टॉलेशन टेस्टिंग में टाइम लगा 3 महीने, लेकिन इसको और भी जिंदगी में काम होते थे, तो ये अपने टाइम में से 30% यहां लगा रहा था। क्या बना? 2.25, 2,25,000 रुपए। तो अगर हम मिलियन में सॉल्व कर रहे हैं तो 0.23। अच्छा, पहले तो ये कैलकुलेट कैसे किया, इसमें कोई एतराज है तो बताएं, फिर अगली बात करता हूं कि करना भी था कि नहीं करना था। क्या नो सर? अच्छा, एतराज नहीं है। 2.5 लाख इंटू 3 क्यों किया? 3 महीने। 30% क्यों किया? करना था कि नहीं करना था? ये ऐड होना चाहिए इस लिस्ट में कि नहीं? अच्छा, जिनको लगता नहीं होना चाहिए जी, क्यों नहीं? सैलरी फिक्स्ड होती है। अच्छा, और जिनको लगता है ऐड होना चाहिए क्योंकि वेरिएबल होती है इसलिए? हाँ जी, क्यों ऐड होना चाहिए? अच्छा, ये ऐड नहीं होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने कहा कि चूंकि ये फिक्स्ड है, तो मैं इसमें ना वर्डिंग थोड़ी सी चेंज कर देता हूं। मैं ये कह देता हूं कि इसको तो सैलरी देनी ही देनी थी, ये प्लान स्टॉल ना भी करते थे। ये कहना चाह रहे हो ना? ठीक है। अगर कोई वर्कर नहीं, अगर ये मैनेजर, चूंकि फैक्ट्री का मैनेजर है, वैसे ही चलते फिरते फैक्ट्री के तो सारे काम सुपरवाइज करता होगा। अब वो कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी ज्यादा देर, कभी कम देर, चलते फिरते आते जाते अगर इस फैक्ट्री का काम देखना शुरू कर दे, तो वो तो फैक्ट्री का मैनेजर है, ये तो उसने करना ही था। लेकिन अगर ये इतना स्पेसिफिकली पता है ना 30%, तो फिर होता यही होगा कि उसके साथ ये एग्री हुआ होगा कि आपने दिन का इतना टाइम इस काम में देना है, इतना टाइम इस काम में देना है। अब चूंकि ये सही तरह कैलकुलेशन हो सकती है, तो बिल्कुल इसकी कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। अगर ये 30% वाली बात ना होती, वैसे ही कहा होता कि फैक्ट्री मैनेजर जनरली उसको सुपरवाइज करता रहता था, फिर हम जरूर यहां ऐड ना करते। लेकिन अगर ये 30% डिटरमिन हो सका है, तो ये हिसाब रखा जा सकता था कितना टाइम यहां लगा रहा है तभी कर सके ना, तो इसलिए ऐड करना है। अब रही बात कि इसको तो सैलरी वैसे भी देनी थी, मैंने लिस्ट में एक मिसाल डेप्रिसिएशन भी लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी कि अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हुए या कोई एसेट कंस्ट्रक्ट करते हुए हमारा ही कोई ओन्ड एसेट इस्तेमाल हो रहा हो, तो उसकी डेप्रिसिएशन आएगी ना। और अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पे निकली हो तो नहीं आएगी? तो भी आएगी। तो फिर क्या वो डेप्रिसिएशन वैसे भी नहीं होनी थी? होनी थी ना। तो इसलिए ये रीजन नहीं है कि प्लांट ना बनता फिर भी तो उसको सैलरी देनी थी। बात यह है कि ये इंप्लॉय है जो हमें सर्विस दे रहा है। अगर इसकी सर्विस हम इसको कहें कि तुम ऐसा करो, सेल्स ऑफिस में काम करो जाके, तो वो सैलरी सेलिंग एक्सपेंस बननी शुरू हो जाएगी। अगर हम इसको कहें अच्छा तुम गुड्स की प्रोडक्शन में जाके काम करो, तो वो अगर कॉस्ट पड़ी हुई है या पड़ रहे हैं तो वो एफओएच में शामिल होने लग जाएगी। तो डिपेंड करता है कि सर्विस देने वाला हमें सर्विस किस बात की दे रहा है। तो चूंकि उसके साथ ये तय किया था कि तुम प्लांट की कंस्ट्रक्शन देखो, तो इसलिए उसकी सैलरी प्लांट में डेबिट होने लग जाएगी। तो ये सारी जो बात बता रहा हूं ये इसकी वजह से। अगर ये इतना स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई ना हो पाता तो फैक्ट्री मैनेजर जरूर हम यहां शामिल ना करते। और अगर वो वर्कर्स जो हैं ही प्लांट इंस्टॉलेशन की दिहाड़ियों पे उनकी वेजेस होती तो वो तो ऐड करते ही करते ना, वो तो लाए ही लोग उनको प्लांट के लिए। तो ये 30% की वजह से स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो गया, इसलिए यहां ऐड हो जाएगा। आगे स्टाफ ट्रेनिंग नहीं होगी ऐड। आगे तो इसकी रेजल्ट वैल्यू दी वो भी ऐड कर दूं, कितना हो गया? 291.43। ये हुई प्लांट की कॉस्ट। चलें, कॉस्ट की कैलकुलेशन, कॉस्ट की बहुत है, आगे भी सवालों में होता ही रहेगा। कॉस्ट की हेडिंग दी थी मैंने, वो बात पूरी हो गई। अब हम कुछ दिन इस पे डेप्रिसिएशन डेप्शन खेलेंगे। डेप्रिसिएशन पे आते हैं। ये आपने बहुत सारी पढ़ी हुई है, तो जितनी पढ़ी हुई है उसको रिवाइज भी करवाऊंगा, लेकिन उतना उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहले लगता था। ज्यादा टाइम में नई चीजों पे लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन आते हैं, इसकी कैलकुलेशन तो कराऊंगा इंशाल्लाह कल, अभी आपको सिर्फ इसका डेबिट क्रेडिट बता रहा हूं। डेप्रिसिएशन की जरूरत या उसकी अकाउंटिंग कब की जाएगी, कब करनी चाहिए? डेप्रिसिएशन होती क्या है? एक्सपेंस है जो हमने एसेट पे खर्चा किया था, मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसको एक साल में एक्सपेंस बनाने की बजाय ओवर द लाइफ फैला रहे थे। वो जो एक साल का टुकड़ा है वो डेप्रिसिएशन है। तो अब उस एक साल के टुकड़े की, कौन सा साल, इस साल क्या बोल दिया मैंने, अकाउंटिंग ईयर, तो वो जो एक अकाउंटिंग ईयर में टुकड़ा एक्सपेंस चार्ज करना है, तो उसकी तो एंट्री भी करेंगे। कब करना है ये काम? साल के एंड पे। तो डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी? अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड। हाँ जी, क्या एंट्री होती है? डेप्शन डेबिट और
एंट्री डेप्रिसिएशन की ना मेनली तो एक ही है सही एंट्री, लेकिन चूंकि FAR 1 में कुछ सवालों में ऐसा होगा इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है आपको। एक मैं कह देता हूं एंट्री इसकी, अगर एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू, और अगर एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट, क्या लिखूं, वो तो वही है। ये दोनों चीजें नहीं पड़ी इंटर में। डेप्शन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। एसेट भी क्रेडिट पड़ा है कभी क्या? नहीं। एक्यूमुलेटेड ही पड़ा है, प्लांट क्रेडिट भी पड़ा है, ये कहां पड़ा है? एक्यूमुलेटेड डेबिट और प्लांट क्रेडिट किस चीज की एंट्री है ये? ना ना ना, ऐसे नहीं कहते। इफ एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये जो मैंने टर्म लिखी है ना ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, ये कुछ ऐसे बात पता चलेगी जब मैं आपको डिस्क्लोजर्स या एसेट स्केड्यूल पढ़ाऊंगा, ये तब पता चलेगी। अभी आप ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब सिर्फ फिलहाल याद कर लें कॉस्ट, या जब हम रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ लेंगे तो रिवैल्यूड अमाउंट, ये मतलब है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या होती है ये जब एसेट स्केड्यूल आगे चल के पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। अभी चूंकि रिवैल्यूड अमाउंट भी नहीं पढ़ाया तो अभी आप ये याद रख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री बताने लगा हूं। अगर एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू तो एंट्री क्या, और अगर एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट तो एंट्री क्या। इनको ये क्यों कहते हैं कि एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट नेट बुक वैल्यू या एसेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट कॉस्ट, ये मैं आपको जब वैल्यूज के साथ एक सादे से सवाल में टी अकाउंट बना के दिखाऊंगा ना, फिर इनके मतलब समझा सकूंगा। अभी सिर्फ ये दो शाखें हैं। अगर ये वाला मामला हुआ तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट ही क्रेडिट, और अगर ये वाला मामला हो तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूम्यूलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पूरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इंपेयरमेंट लॉस, लेकिन चूंकि मैंने भी आपको इंपेयरमेंट पढ़ाना ही नहीं है IAS 16 में, इसलिए फिर इतना लंबा नाम लिख नहीं रहा, एक्यूमुलेटेड डेप्शन बस, वरना होता है एक्यूमुलेटेड डेप्शन एंड इंपेयरमेंट लॉस, ये एक अलग अकाउंट होता है। तो अभी फिलहाल बस एक्यूमुलेटेड डेप्शन। इन दोनों में से प्रेफर्ड यही है, ये वाली एंट्री। ये सिर्फ इसलिए बताइए क्योंकि FAR 1 के ना कुछ सवाल इस तरह भी हुए हैं सॉल्व, इसलिए ये बताया, वरना ये सही नहीं है। सही है मतलब ऐसी गलत भी नहीं है, लेकिन प्रेफर्ड यही है। अच्छा, अगर इसको भी चलो गुजारा तो है, डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ रहा है। एसेट क्यों क्रेडिट? सबसे बात कर रहा हूं, आने वाले भी बगैर आने वाले सबसे बात कर रहा हूं। एसेट क्यों क्रेडिट? एसेट कम हो रहा है, छोटा होता जा रहा है प्लांट है? हम जो वैल्यू है उसको ओवर अ पीरियड एक्सपेंस चार्ज करते हैं ना टुकड़े, तो हम एसेट को कम करके एक्सपेंस बनाते जा रहे हैं, तो इसलिए एसेट क्रेडिट। एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्यों क्रेडिट? चीजें खरीदें तो परचेजेस डेबिट, और चीजें खरीदी भी वापस कर दें तो परचेजेस क्रेडिट। करनी तो चाहिए, लेकिन क्या करते हैं परचेजेस की जगह परचेज रिटर्न्स, ताकि बिजनेस को अलग पता चले कि खरीदी कितनी थी और वापस कितनी की है, इसलिए अलग करते हैं। इसी तरह ना एसेट को जब डेप्रिशिएट करते हैं तो एसेट क्रेडिट की बजाय एक अलग अकाउंट बना लेते हैं। ग्रुप कौन सा है ये? ग्रुप एसेट ही है, बस एक कॉन्ट्रा एसेट है। जिस तरह परचेजेस परचेज रिटर्न्स, सेल रिटर्न्स, उस तरह एसेट के अगेंस्ट ये कॉन्ट्रा है, ग्रुप एसेट ही है। तो क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसेट कम हो रहा है, इसलिए क्रेडिट ही होगा। तो ये भी एसेट ग्रुप ही है। तो अगर एसेट अकाउंट मेंटेन होता है ऐसे तो ये एंट्री है, और ऐसे तो ये एंट्री है। ये नाम क्यों रखे हुए हैं, आप सवाल में क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे, ये मैं कल वैल्यूज के साथ प्रैक्टिस कराता हूं तो बताता हूं। चले ठीक है, अल्लाह हाफिज।